हिंदू रिलीजन में पवित्र कहानियों में से एक मानी गई है। लॉर्ड विष्णु के 7वें अवतार और रावण जैसे अधर्मी पर जीत हासिल करने के लक्ष्य के साथ पैदा हुए लॉर्ड राम की कहानी ही रामायण में पढ़ी जाती है। दोस्तों, लॉर्ड राम को 14 साल का वनवास हुआ था। इसके कारण वो अयोध्या से दक्षिण की ओर जंगलों में ऋषि मुनियों के पास रहते हुए पंचवटी यानी आज के महाराष्ट्र में पहुंचे। यहीं पर सीता हरण का प्राकरण हुआ, जब असुरों के राजा रावण ने माता सीता को हरण किया और उन्हें लंका ले गया। क्योंकि लॉर्ड राम वनवास में थे तो उनके पास उनकी सेना नहीं थी। ऐसे में उन्होंने वानर सेना बनाई और बिलीफ के मुताबिक इसी वानर सेना ने उन्हें रावण के खिलाफ जीत दिलाई। लॉर्ड राम, लॉर्ड लक्ष्मण और लॉर्ड हनुमान के साथ साथ वानर सेना ने डेमन किंग रावण के आइलैंड को लिंक करने के लिए ये सेतु यानी ब्रिज बनाया था। ऐसे कई एंशिएंट टेक्स्ट में मेंशन्ड है और कई रिसर्च बुक्स और मैप्स भी बताते हैं। रामायण में वाल्मीकि सेतु बंधनम के बारे में लिखते हैं, जो इंडिया और लंका को लिंक करता है। ये एंशिएंट ब्रिज दोस्तों 850 AD में एक पर्शियन जियोग्राफर इब्न खोरदादबे की एक किताब बुक ऑफ रोड्स एंड किंगडम्स में भी मेंशन किया गया है। इसे सेट बंधाई यानी ब्रिज ऑफ द सी के नाम से रिफर किया गया है। इस ब्रिज का एक और मेंशन डच कार्टोग्राफर ने 1747 में किया था, जिसमें उसने इस रीजन को रमन क्वाइल यानी राम टेम्पल के रूप में दिखाया था। ये मैप अभी थंजावुर सरस्वती महल लाइब्रेरी में रखा हुआ है। इसी तरह कई दशकों तक इस जगह का तरह तरह के मैप्स और कहानियों में मेंशन हुआ है। ये ब्रिज को एक दूसरा नाम भी दिया गया है। एक ब्रिटिश कार्टोग्राफर ने 1804 में इसे एडम्स ब्रिज कहा है। ये नाम अब्राहमिक लेजेंड पर आधारित है, जिसके अनुसार एडम ने यह ब्रिज समुद्र क्रॉस करने के लिए माउंटेन पीक पर पहुंचने के लिए बनाया था। एडम उस पीक पर जाकर 1000 साल तक पेनिटेंस यानी तौबा की थी, जिससे उस हिल पर फुटप्रिंट रह गया। अब उस पीक को एडम्स पीक कहा जाता है। लेकिन दोस्तों, इस मामले में वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या कहता है? रिसेंटली जनवरी 2021 में यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर टूरिज्म एंड कल्चर ने एक अंडर वाटर एक्सपीडिशन कंडक्ट के लिए ग्रीन फ्लैग दिया है। लेकिन इस एक्सपीडिशन से क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है? इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च को आज के दिन तक अनगिनत प्रपोजल सबमिट किए गए हैं। पहले भी प्रपोजल्स एक्सेप्ट हुए हैं, पर अब पहली बार एक एक्सपीडिशन होने जा रहा है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने राम सेतु पर एक स्टडी का प्रपोजल अप्रूव कर दिया है, जो काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च यानी CSIR और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी यानी NIO ने सबमिट किया था। इस एक्सपीडिशन को कंडक्ट करने का मकसद ये जानना है कि राम सेतु मैनमेड है या नेचुरल। प्रपोजल नोट्स में NIO ने कहा था कि हिस्टोरियंस, आर्कियोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट के बीच रामायण की डेट और हिस्टोरिसिटी एक डिबेटेबल सब्जेक्ट रहा है। यह प्रपोज किया जाता है कि राम सेतु की फॉर्मेशन, उसके नेचर और सराउंडिंग एरिया पर एक साइंटिफिक और अंडर वाटर आर्कियोलॉजिकल स्टडीज की जाएं। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह एक्सपीडिशन मार्च 2021 में शुरू होना था, लेकिन फिलहाल कोई रिपोर्ट इसके शुरू होने का मेंशन नहीं करती है। एक न्यूज एजेंसी में पब्लिश जनवरी 30, 2021 की एक रिपोर्ट में ASI के एक ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटर को कोट किया है। उन्होंने न्यूज एजेंसी से कहा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई नोटिस नहीं दिया है। ये एक्सपीडिशन जब भी शुरू होगा, इसमें क्या एक्सपेक्ट किया जाएगा? रिपोर्ट्स बताती हैं कि NIO को रिसर्च वेसल सिंधु साधना प्रोजेक्ट में सेडिमेंट के सैंपल कलेक्ट करने के लिए सी वाटर में 35 to 40 मीटर्स नीचे डिप्लॉय की जाएंगी। सिंधु साधना दोस्तों इंडिजिनस एक्सप्लोरेशन वेसल जो 45 दिनों तक अंडर वाटर रहकर एक्सपीडिशन कर सकती है। NIO इसके बाद सेडिमेंट्स के एज डिटरमाइन करने के लिए एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, जो कार्बन डेटिंग टेक्निक्स के इस्तेमाल से होंगे, ताकि ये देखा जाए कि कोई आर्कियोलॉजिकल यानी पुरातात्विक रिमेन्स है या नहीं। इसके अलावा अंडर वाटर एक्सपीडिशन जियोलॉजिकल टाइम स्केल को समझने के लिए आर्कियोलॉजिकल एंटिक्विटीज, रेडियोमेट्रिक और थर्मोल्यूमिनेसेंस डेटिंग पर बेस स्टडी करेगा। फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर टूरिज्म एंड कल्चर प्रहलाद सिंह पटेल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने राम सेतु का अंडर वाटर एक्सपीडिशन अप्रूव कर दिया है, क्योंकि दुनिया को ब्रिज के बारे में वैज्ञानिक रिसर्च पर बेस्ड एविडेंस के जरिए पता चलना चाहिए। राम सेतु दोस्तों इंडिया का एक सिग्निफिकेंट बायोस्फीयर रिजर्व भी है। यहाँ मेरीन लाइफ इकोसिस्टम है, जिसे डिस्टर्ब करना एनवायरमेंटल कंसर्न्स पैदा कर सकता है। यूपी गवर्नमेंट ने 2004 में सेतु समुद्रम शिपिंग कैनाल प्रोजेक्ट यानी SSCP को जब शुरू किया तो एनवायरमेंटल एडवोकेट्स और रिलीजियस एंथुसियास्ट के क्रिटिसिज्म का टारगेट बन गए। इस प्रोजेक्ट में
पाल्क बे और गल्फ ऑफ मन्नार के बीच शैलो सी को खोदकर एक नैरो शिपिंग पैसेज बनाने का विजन रखा गया था। इसे इंडिया का ईस्ट और वेस्ट कोस्ट लिंक किया जा सकता है, जिससे श्रीलंका को घूमकर जाने की प्रॉब्लम्स और लॉजिस्टिकल इश्यूज खत्म हो सकते हैं। इस प्रोजेक्ट के इनिशियल असेसमेंट को नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि NEERI ने कंडक्ट किया था, जिसमें इंस्टीट्यूट ने एनवायरमेंटल रिस्क को रूल आउट करते हुए प्रोजेक्ट को फीजिबल बताया। हालांकि कैनाल की स्टेबिलिटी और प्रोजेक्ट के एनवायरमेंटल इम्पैक्ट को लेकर कई सवाल खड़े होते हैं। 2004 के वक्त इस काम में शामिल गवर्नमेंट एजेंसीज एंथुसियाज्म के साथ काम कर रही थीं और पब्लिक द्वारा उठाए जा रहे अनकंफर्टेबल सवालों को इग्नोर कर रही थी। 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने एक इंटरिम ऑर्डर के साथ राम सेतु की ड्रेजिंग यानी खुदाई रोक दी थी। यह ऑर्डर एक प्ली के रिस्पॉन्स में था जो हिंदूज की इमेंस रिलीजियस वैल्यू से रिलेटेड थी। सब्सिक्वेंटली यूपीए गवर्नमेंट ने 2008 में RK पचौरी कमेटी का गठन किया, जो उस वक्त द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर जनरल भी थे। इस कमेटी ने पाया कि इस प्रोजेक्ट के कारण एनवायरमेंट को सीरियस थ्रेट्स होंगे। ये भी कहा गया कि यदि ऑल्टरनेट रूट भी लिया गया तब भी एनवायरमेंट को इम्पैक्ट होगा। पचौरी कमेटी की रिपोर्ट गवर्नमेंट के इकोनॉमिक क्लेम्स के लिए भी क्रिटिक का काम कर रही थी। दोस्तों, राम सेतु के सराउंडिंग में 36,000 फ्लोरा और फौना की स्पीसीज हैं, जो मैंग्रोव्स और टर्टल नेस्ट वाले रिटाइल किनारों के लिए जाने जाते हैं। ये सराउंडिंग फिश, लॉबस्टर्स, शिम्प्स एंड क्रैब्स के लिए भी ब्रीडिंग ग्राउंड का काम करते हैं। इस रीजन में 600 फिश स्पीसीज हैं, जिनमें से 70 स्पीसीज ऑलरेडी कमर्शियली इंपॉर्टेंट है। इंटरेस्टिंगली, ये रीजन करेंटली सेफ नहीं है। यहाँ ऑलरेडी थर्मल प्लांट्स जैसी जगहों से आने वाला वेस्ट डंप होता है, लेकिन क्योंकि इससे रिलीजियस सेंटिमेंट जुड़े हुए हैं, तो राम सेतु के नेचुरल होने या मैनमेड होने वाले डिबेट पर